हाय गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हो रहा था और एक बेसिक आउटलाइन हमने पूरे चैप्टर की समझ ली थी। ठीक है, आज हम उसी स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और ये देखने वाले कि अगर रेवोल्यूशंस हो रहे थे तो किस तरीके से उनकी शुरुआत हो रही थी। ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि लोग थर्ड एस्टेट के जो पीपल थे, जिसमें से कुछ एजुकेटेड और वेल्दी पीपल थे, उन लोगों ने पूरे थर्ड एस्टेट की जिम्मेदारी उठाई और उनको ये समझ में आया कि अब इनको लिबरेट कराने का, अब इनको फ्री कराने का जो बर्डन है, ये जो जिम्मेदारी है, वो हम अपने ऊपर लेते हैं। ठीक है, और इस तरीके से रेवोल्यूशंस चालू होने लगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पेज नंबर 6। ठीक है, यहीं पे छोड़ा था कल हमने, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशंस, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। चल, तो आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे होने लगे। आउटब्रेक का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ एकदम से बर्स्ट नहीं होती है। जैसे वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो एकदम से बर्स्ट नहीं हो जाता, उसके अंदर बहुत समय से प्रेशर बनते रहता है। ठीक है, तो वैसे ही सोसाइटी में बहुत समय से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था, बहुत समय से लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो उस डायरेक्शन में जा रही थी कि अब इनको रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होंगे जिसके कारण ये आउटब्रेक हो जाएगा, है ना। लोगों का गुस्सा, जो एंगर था, वो बर्स्ट हो जाएगा और रेवोल्यूशंस यहाँ पर चालू हो जाएंगे। ठीक है, अंडर ओल्ड रेजाइम monarch didn't have much power to impose taxes according to his own will। देखो, हमने जब कल एस्टेट सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हमने इतना समझ लिया था कि किंग जो है वो अपनी मर्जी से एस्टेट जनरल को बुलाएगा। ठीक है, लेकिन उसके पास पूरे अधिकार नहीं है कि खुद से सारे टैक्सेस को इम्पोज कर दे। मतलब कि किंग है, मोनार्की है, उसके बाद भी कोई एक बॉडी ऐसी है जो क्या करने वाली है, उसके एक्शंस को मॉनिटर कर सकती है। ठीक है, तो ओल्ड रिजाइम के अंदर भी मोनार्क अकेले टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकता। मतलब देयर शुड बी सम बॉडी जो ये देखेगी कि किंग कितना टैक्स किस पर इम्पोज कर सकता है। ठीक है, ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ एस्टेट्स जनरल टू पास हिज प्रपोजल। मतलब किंग सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल रख सकता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इतने इतने टैक्सेस इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे, इन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल के ऊपर बढ़ा दूँ या कम कर दूँ। ठीक है, तो किंग सिर्फ एक प्रपोजल रख सकता है, उसको अप्रूव करने वाली एक बॉडी होगी जिसका नाम होगा एस्टेट्स जनरल। ठीक है, अब ये एस्टेट जनरल क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलो, एस्टेट जनरल एक बॉडी का नाम है। ठीक है, एक पॉलिटिकल बॉडी है, राइट। इट इज़ अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच 3 एस्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब यहाँ पर कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रहे हैं तो क्या फ्रांस एक मोनार्की है? नहीं, सॉरी, क्या फ्रांस एक डेमोक्रेसी है? नहीं, फ्रांस एक मोनार्की ज़रूर थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉलिटिकल बॉडी एग्जिस्ट करती थी जो ये देखती थी कि सारे तीनों एस्टेट से कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव्स बन के इस बॉडी में आएंगे, इस मीटिंग में आएंगे और किंग उनके सामने प्रपोजल रखेगा, फिर ये उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, बट मोनार्क कुड अलोन डिसाइड व्हेन टू कॉल दिस मीटिंग। ठीक है, मोनार्क सिर्फ प्रपोजल रख सकता है, पास किसको करना पड़ेगा, मतलब सपोर्ट किसको करना पड़ेगा, एस्टेट जनरल को। लेकिन ये मीटिंग बुलानी कब है, ये डिसाइड करने का सोल राइट, केवल अधिकार किसके पास था? मोनार्क के पास। मतलब मीटिंग कब बुलानी है ये कौन डिसाइड करेगा? आपका मोनार्क, यानी कि लुइस 16। 5 मई 1789। हिस्ट्री में डेट्स कुछ याद हमें करनी पड़ेगी, जिसमें से एक ये है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से एक रेवोल्यूशन चालू होने वाला है। ठीक है, ये एक सीड डाल रहा है आपके रेवोल्यूशन का। 5 मई 1789 एस्टेट जनरल कॉल्ड एट वर्साइल्स। वर्साइल इज द नेम ऑफ अ प्लेस। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी आप सुनेंगे, है ना। पैलेस ऑफ वर्साइल्स भी सुनेंगे। मतलब ये एक जगह का नाम है बेसिकली। ठीक है, वर्साइल्स। एस्टेट जनरल को बुलाया जाता है वर्साइल्स में। और यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि लोग अपने तीनों एस्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। मतलब फर्स्ट एस्टेट से भी 300 लोग, सेकंड एस्टेट से भी 300 लोग, लेकिन थर्ड एस्टेट से आएंगे 600 लोग, सीधा डबल। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये है कि फ्रांस में थर्ड एस्टेट की पॉपुलेशन फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, ये मेजॉरिटी में थे, तो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थर्ड एस्टेट की तरफ से। लेकिन थर्ड एस्टेट, जिनको हम पीजेंट्स और आर्टिस्ट के नाम से जानते हैं, इस मीटिंग में पीजेंट्स, आर्टिस्ट और विमेन, इन लोगों को आने ही नहीं दिया। तो फिर कौन आया? थर्ड एस्टेट के कुछ प्रिविलेज्ड लोग,
ठीक है, जो आगे जाकर मिडिल क्लास को फॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। कुछ एजुकेटेड लोग, लॉयर्स आएंगे, कुछ मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, ये सारे लोगों को इस मीटिंग में बुलाया गया, ठीक है। एजुकेटेड एंड प्रॉस्पेरस पीपल वर रिप्रेजेंटेटिंग द थर्ड एस्टेट विथ 40,000 लेटर्स। लेकिन ये 600 पीपल अकेले नहीं गए, ये लेकर गए अपने साथ पीजेंट्स, आर्टिस्ट और थर्ड एस्टेट को बिलोंग करने वाले बहुत सारे लोगों के 40,000 लेटर्स। और ये 40,000 लेटर्स में क्या लिखा होगा? इन चिट्ठियों में ये लिखा था कि थर्ड एस्टेट के लोग क्या डिमांड रखना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ पर उनको बुलाया भी नहीं जा रहा, उनको रिप्रेजेंट एजुकेटेड पीपल कर रहे हैं, तो उनके एक्चुअल डिमांड्स, उनकी एक्चुअल परेशानियाँ क्या हैं। स्टैंडिंग एट द बैक, ये क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे, इनको बैठने के लिए, उस पूरे रूम में बैठने के लिए जगह दी गई, लेकिन 600 रिप्रेजेंटेटिव्स, भले ही एजुकेटेड थे और प्रॉस्पेरस थे थर्ड एस्टेट के, इनको फिर भी इन दोनों एस्टेट के पीछे खड़े रहने के लिए बोला गया। इनके बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। तो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट दे वर गेटिंग देयर। पीजेंट्स, आर्टिस्ट एंड विमेन डिनाइड एंट्री टू दी असेंबली। विमेन को, पीजेंट्स को और आर्टिस्ट को, थर्ड एस्टेट को जो बिलोंग कर रहे थे, उनको इस मीटिंग में एंट्री नहीं दी गई। वोटिंग राइट्स, ये एक इशू है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। थर्ड एस्टेट के पास क्या था? नॉट ओनली थर्ड एस्टेट, तीनों एस्टेट के पास एक वोटिंग राइट था, ठीक है। मतलब कितनी भी पॉपुलेशन हो, वोट सिर्फ और सिर्फ एस्टेट जनरल में डलेंगे 3। एक फर्स्ट एस्टेट की तरफ से डलेगा, एक सेकेंड एस्टेट की तरफ से डलेगा और एक थर्ड एस्टेट की तरफ से डलेगा। मतलब इंडिविजुअल पर्सन के पास कोई भी वोट नहीं है। पूरे एस्टेट, अगर ये 300 लोग गए थे फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट की तरफ से और 600 गए थे थर्ड एस्टेट की तरफ से, तो ये 600 लोगों का एक वोट, ये 300 लोगों का एक वोट और ये भी 300 लोगों का एक वोट। गेटिंग? मतलब ईच एस्टेट वॉज हैविंग 1 वोट ओनली एंड देयर वॉज नो सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? जब भी वोटिंग राइट्स होते हैं तो वहाँ पर डिसीजन मेजॉरिटी से लिया जाता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे। अब अगर मान लो किंग टैक्सेस बढ़ाना भी चाहता है थर्ड एस्टेट के ऊपर और फर्स्ट और सेकंड एस्टेट ने हाँ में वोट कर दिया कि हाँ ठीक है बढ़ा दो, तो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स 600 लोगों को भेजने का मतलब भी क्या? वोटिंग राइट तो एक ही है, ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी, ठीक है, ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होने के बाद भी। तो यहाँ पर ये बहुत ही अनफेयर तरीका था, ठीक। तो क्या होता है कि थर्ड एस्टेट यहाँ पर जाके डिमांड करता है 1789 में कि अब ये जो एक वोटिंग राइट है, इसको हटाकर हमें क्या करना चाहिए? हर एक इंडिविजुअल को, हर रिप्रेजेंटेटिव्स को एक वोटिंग राइट देना चाहिए, राइट, जिसको मना कर दिया जाता है बाय द किंग। थर्ड एस्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग शुड बी कंडक्टेड बाय असेंबली एज अ होल, ठीक है। मतलब कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स को वोटिंग राइट देना भी है तो सारे लोगों को एक एक वोटिंग राइट दो, इंडिविजुअल वोटिंग राइट होने चाहिए, ना कि हर एस्टेट के पास सिर्फ एक वोटिंग राइट। ऐसे में सबके इंटरेस्ट जो थे उनको रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाते थे। वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, दिस प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय मोनार्क, ठीक है। अब रिजेक्ट कर देंगे इनके प्रपोजल तो क्या होगा? थर्ड एस्टेट के जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे इनको आ जाएगा गुस्सा, ठीक है। दे वर डिसअपॉइंटेड और इनको ये चीज़ समझ में आएगी कि आप नाम मात्र के लिए हमको यहाँ पर बुलाते हो, ठीक। तो एक काम करते हैं, अब हम यहाँ से चले जाते हैं। तो एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट थर्ड एस्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स उठेंगे क्या? बैठने के लिए नहीं बोला था उनको, ठीक है। तो वो वहाँ से सीधा बाहर चले जाते हैं, राइट। बाहर जाकर नाउ दे डिसाइडेड फाइनली कि अब हम रेवोल्यूशन करेंगे, है ना, क्योंकि हमने सीधे साफ तरीके से इनसे एक वोटिंग राइट मांगने की कोशिश की, इन्होंने वो भी नहीं दिया, तो नाउ वी विल बी डूइंग रेवोल्यूशन। थर्ड एस्टेट वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट। Representatives of third estate viewed themselves as spokesperson for the French nation, ठीक है। अभी जो थर्ड एस्टेट के लोग थे इसमें पीजेंट्स, आर्टिस्ट, विमेन और जितने भी लोग डिसएडवांटेज्ड थे, है ना, इन सब की तरफ से, जितने भी लोग फ्रांस में सफ़र कर रहे थे उन सब की तरफ से ये जो थर्ड एस्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये बोलते हैं कि अब हम पूरे फ्रांस के लिए बनेंगे स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन क्या होता है? मतलब जो आवाज़ रख रहा है बाकी लोगों के, ना, बाकी लोगों के इंटरेस्ट के बारे में बता रहा है, आवाज़ उठा रहा है, ठीक है। 20 जून कौन सा साल चल रहा है? 1789, भूलना मत। 20 जून को क्या होता है? दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ टेनिस कोर्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ वर्साइल्स। वर्साइल्स में ये एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर अपने आप को बोलते हैं कि अब हमें नेशनल असेंबली, ठीक है। मतलब ये जो हम लोगों का ग्रुप है थर्ड एस्टेट के लोगों का जो अब आवाज़ उठाने के लिए तैयार है, हम सारे लोगों का एक ग्रुप होगा, उसको हम कहेंगे नेशनल असेंबली,
नेशनल असेंबली से कोई भी इसको मिसअंडरस्टूड मत करना कि ये गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि जनरली जिसके आगे नेशनल लगा होता है हम उसको गवर्नमेंट से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। नेशनल असेंबली नाम था किसका? थर्ड एस्टेट के लोगों के ग्रुप का। Not to disperse till they draft a constitution for France that would limit the power of monarch। और ये कब तक डिस्पर्स नहीं होने वाले थे, कब तक अपनी जगह से हटने नहीं वाले थे? जब तक ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के लिए प्रिपेयर नहीं कर लेते जो मोनार्क यानी कि लुई 16 की पावर को लिमिट करेगा, कम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर लोग क्या चाहते थे कि मोनार्क जो है सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहा है और हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मैटर नहीं करता है, तो बेटर है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करें जिसके अकॉर्डिंग कंट्री को रन किया जाएगा और मोनार्क की पावर्स इतनी लिमिटेड होंगी कि ये हमको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। गेटिंग? तो डिमांड आपको याद रखनी है। लीडर्स कौन होंगे इसके? मीराबी जो कि एक नोबेल फैमिली को बिलोंग करते थे, ये ट्विस्ट है। प्रीस्ट यानी कि क्लर्जी और नोबेल फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं ना, नोबेलिटी। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के दो लोग यहाँ पर थर्ड एस्टेट के लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, जो हम लोग थर्ड एस्टेट के लोगों के साथ कर रहे हैं इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए, दे डिज़र्व बेटर। तो ये एक लीडरशिप उनको प्रोवाइड करते हैं। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, MCQs में पूछे जा सकते हैं, मीराबी एंड अबे सईस। प्रोटेस्ट होगा क्योंकि अब नेशनल असेंबली क्या करने वाली है? प्रोटेस्ट तो करने वाली है। प्रोटेस्ट में सीवियर विंटर्स में होता है, ठीक है। प्रोटेस्ट कब होगा? बहुत ही कड़ाके की ठंड में, जिसके कारण क्या होगा? हार्वेस्ट भी ख़राब होगा। बहुत ज़्यादा ठंड में, देखो फ्रांस की बात चल रही है, मतलब ये ऑलरेडी नॉर्दर्न लेटीट्यूड्स में है, ठीक है, यूरोप में। नॉर्दर्न लेटीट्यूड्स में तो यानी क्लाइमेट यहाँ पे वैसे ही थोड़ा ठंडा है, ठीक है। अब इसमें ठंडे क्लाइमेट में और ज़्यादा सीवियर ठंडी पड़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रॉप फेलियर यहाँ पर होगा, बैड हार्वेस्ट होगा, जिसके कारण क्या होगा? प्राइसेस ऑफ ब्रेड फिर से इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, फसल ख़राब होगी, फसल ख़राब होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन फसल की ख़राब होने के कारण क्या होगा? सप्लाई कम, ठीक है। अब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, बाज़ार में सामान कम है, तो कम सामान की प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। सिंपल बेसिक्स कहूँ मैं अगर इकोनॉमी के, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, तो प्राइसेस ऑफ ब्रेड विल बी इंक्रीजिंग। क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू शॉप्स। और यहाँ पर विमेन जो हैं, क्यों? क्योंकि विमेन स्पेसिफिकली क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि विमेन के ऊपर जिम्मेदारी होती थी अपनी फैमिली को, अपने चिल्ड्रन को फीड करने की, और जब वो खाना नहीं ला पा रही हैं क्योंकि ब्रेड के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए, तो वो प्रोटेस्ट में और गुस्से में आकर क्या करती हैं? जो राशन शॉप्स होती हैं उसमें तोड़फोड़ मचाने लग जाती हैं, ठीक है। वहाँ से अंदर जाकर ज़बरदस्ती सामान उठा के लाने लगती हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, राइट। अब ये सारी चीज़ें देखकर क्या होता है? किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू एंटर इनटू पेरिस। अब किंग को जब समझ में आता है कि बहुत ही ज़्यादा एनार्की, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा माहौल बन रहा है शहर में जहाँ पर लोग खुलेआम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दुकानों को लूट रहे हैं, ठीक है, तो ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है इसको देखते हुए लुई 16 क्या बोलते हैं अपनी आर्मी को, अपनी ट्रूप को, कि जाओ पेरिस में जाओ और वहाँ पर क्राउड को कंट्रोल करो, ठीक है। ओपन फायर कहीं भी नहीं लिखा है, तो वी कैन नॉट से ओपन फायर, है ना। इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि यू कैन एंटर इनटू पेरिस एंड यू हैव टू कंट्रोल दी क्राउड, ठीक। अब ये पेरिस में आ जाती है इनकी ट्रूप्स, मिलिट्री। आने के बाद लोगों के अंदर र्यूमर्स, हमने फर्स्ट डे जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, लोगों के अंदर र्यूमर्स भी फैल जाता है कि अब ये लुई 16 अपने ट्रूप्स को बोल देगा कि आप लोगों के ऊपर ओपन फायर करो तो ये हम लोगों को मारेंगे, ठीक। जिसके कारण लोग क्या करते हैं? गुस्से में आकर और अपनी पीपल्स मिलिटिया बनाने के बाद क्या चाहते हैं कि हमारे पास भी वेपन्स हो आर्मी से लड़ने के लिए, तो प्रिजन ऑफ बेस्टिल को गिरा देते हैं, है ना। वहाँ पर अटैक करते हैं, उनके कमांडर को मारते हैं, 7 प्रिजनर्स को फ्री कर देते हैं और पूरी तरीके से प्रिजन ऑफ बेस्टिल को डिमोलिश कर दिया जाता है। और फिर उसके जो स्टोन थे, उसके टुकड़े जो थे, उनको बाज़ारों में बेचा जाता है, जिनको लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो उसको एज अ मेमोरी रखना चाहते थे कि ये हमारा पहला प्रोटेस्ट है, ये हमारा पहला एक्शन है अगेंस्ट दी मोनार्क, ठीक है, या वो जिस तरीके से रूल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हमारा ये पहला प्रोटेस्ट का निशानी है एक तरीके से, ठीक है। पीपल लूटेड होर्डेड ग्रेन्स। जो होर्डेड ग्रेन्स थे मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिसेज और ऐसी जगह पर जहाँ पर गवर्नमेंट अपने अनाज को रखती थी,
ठीक है, या जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे जहाँ पे अपना अनाज रखते थे उनको लूट लिया जाता है बाय दी पीपल। बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज, ये एक और बहुत बढ़िया काम किसने किया, आपके थर्ड एस्टेट के लोगों ने, मतलब जो गुस्से में थे लोग, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफिसेस को अटैक किया और वहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स रखे थे, रिकॉर्ड्स रखे थे जिसमें ये लिखा था कि किसका कितना कर्जा बाकी है, मेमोरियल ड्यूज़ है ना, मतलब कि जो एक तरीके से कर्ज पे करना पड़ता था या लैंड के ऊपर जो टैक्सेस पे करने पड़ते थे, ऐसे जितने भी लोन्स और जितने भी कर्जे थे उनमें उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स है, उनको जला दिया जाता है। क्यों जला दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफिस के अलावा और कहाँ होंगे रिकॉर्ड्स, वहीं होंगे। ठीक है, तो उनको जला दो तो किसी को पता ही नहीं रहेगा कि अब किसको कितना ज़्यादा पे करना है। ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास वैसे ही पैसा नहीं होता है देने के लिए। अब जिसके पास ब्रेड मतलब बेसिक फूड के पैसे नहीं हैं वो कैसे टैक्स पे करेगा। ठीक है, और फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट इंक्लूडिंग द मोनार्क दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंडीशंस ऑफ थर्ड एस्टेट। राइट, रिजल्ट क्या होता है, लुई 16 को मानना पड़ता है कि हाँ देयर इज़ अ बॉडी नेम्ड नेशनल असेंबली। ठीक है, लुई 16 को झुकना पड़ता है और उनको मानना पड़ता है कि नेशनल असेंबली जैसी एक बॉडी है जो कुछ डिमांड रखती है। और डिमांड क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहती है और मेरी पावर को कम करना चाहती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो लोग गवर्नमेंट ऑफिस में अटैक करते रहते, ग्रेन्स को चुराते रहते और साथ में प्रिजन ऑफ बेस्टील जैसी हरकतें होती रहती। ठीक है, तो ही एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फाइनली लुई 16 ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब उनकी पावर्स जो हैं उनको लिमिट में रखा जाएगा, उनको चेक में रखा जाएगा बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल बी प्रिपेयर्ड बाय नेशनल असेंबली। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक मोनार्क इतनी जल्दी हार मानेगा? नहीं। ठीक है, मतलब कहानी अभी बाकी है। अगस्त 4 1789 में क्या होगा, असेंबली पास द लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ पास करेगी असेंबली, कौन सी असेंबली, नेशनल असेंबली। अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। ठीक है, इसके बाद भी क्या होता है, लुई 16 यहाँ पे तो मान लेता है लेकिन दूसरी कंट्रीज़ के साथ कुछ ट्रीटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, असेंबली क्या लॉ पास करेगी, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दो। फ्यूडल सिस्टम क्या था, फ्यूडल लॉर्ड्स वाला, कि खेती किसी एक पर्सन के पास रहेगी, फिर वो बाकी लोगों को देगा, फिर उनसे कर्जा मतलब उनसे पैसा लेगा। इस तरीके का जो एक फ्यूडल लॉर्ड्स वाला सिस्टम था जो एक्सप्लॉइट करते थे, बहुत बड़े अमाउंट के लोन देते थे और ज़्यादा टैक्सेस ज़्यादा इंटरेस्ट लगा कर देते थे, और इंटरेस्ट रीपे नहीं कर पाने पर बहुत एक्सप्लॉइटेशन लोगों को सहना पड़ता था। ठीक है, तो फ्यूडल सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया किसने, असेंबली ने। ठीक है, टैक्सेस और ऑब्लिगेशंस को कम करने की कोशिश करी। क्लर्जी के जो मेंबर्स हैं उनको बोला गया कि आपके प्रिविलेजेस जो हैं वो वापस दो। वापस देने का मतलब क्या है, उनसे पैसा वापस नहीं लिया, लेकिन उनको बोला गया कि अब आपको बर्थ के बेसिस पर प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, टीथ वर अबॉलिश। टीथ क्या था, जो चर्च लेता था। ठीक है, मतलब चर्च एक प्रकार का टैक्स कलेक्ट करता था थर्ड एस्टेट के लोगों से जिसका नाम था टीथ, उसको पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया और चर्च को बोला गया कि आपने जितनी भी ज़मीन अपने नाम करी है, मतलब चर्चेज़ की जितनी भी ज़मीन थी जो वो कैप्चर करके रखे हुए थे, उस पूरे रियल एस्टेट को उनसे छुड़ाया गया। उनसे बोला गया कि अब इसको छोड़ो। ठीक है, बहुत आपने एक्सप्लॉइट कर लिया, अब इसको वापस करो। ठीक, सो दिस वॉज अबाउट द बेसिक्स कि कैसे एक आउटब्रेक हुआ रेवोल्यूशन का, लोगों ने किस तरीके से कौन कौन सी हरकतें करी रेवोल्यूशन करने में, है ना, और उनका रिजल्ट क्या रहा कि फाइनली लुई 16 को मानना पड़ा कि अब उसके पावर जो है उनको लिमिट किया जाएगा बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन हमने अभी तक कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या किया। ठीक है, वो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से फ्रांस में, जहाँ पर एक मोनार्की है, ऑलरेडी एक मोनार्की एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इसी सिस्टम को, इसी पॉलिटिकल सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है, मोनार्की तो रहेगी लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा जो रेगुलेट करता रहेगा, मॉनिटर करता रहेगा कि मोनार्क अपनी पावर्स को अननेसेसरी तरीके से या अनलिमिटेड तरीके से एक्सरसाइज ना करे। ठीक है, देन फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। चलो देखते हैं कैसे। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट इन 1791। ठीक है, रेवोल्यूशन कब किया उन्होंने, 1789,
और कॉन्स्टिट्यूशन बना के कंप्लीट कब कर लिया? 1791। ठीक है, लिमिटिंग द पावर्स ऑफ मोनार्क। अब नेशनल असेंबली फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन बना चुकी है जिससे मोनार्क की पावर्स को लिमिट किया जाएगा। इसमें इन्होंने क्या बोला कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मोनार्क की पावर को कम करने का यही एक तरीका है। मोनार्क मतलब जिसके एक व्यक्ति, एक राजा या रानी जिसके हाथ में पूरी पावर। अब इस पूरी पावर को ही तो डिवाइड करना है ना, ताकि ये अकेले सब कुछ एक्सरसाइज ना करे। तो इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर लाया अमंग 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, मतलब कि पावर को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया और बोला कि अब आप अलग अलग जगह से इसको एक्सरसाइज करोगे ताकि मोनार्क अननेसेसरी पावर्स, अनलिमिटेड पावर्स को यूज़ ना कर सके। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन गिव लॉ मेकिंग पावर टू नेशनल असेंबली। अब देखो यहाँ पे हमने देखा ना कि लेजिस्लेचर के पास पावर होगी, तो लेजिस्लेचर क्या काम करती है? लॉ मेकिंग का। फ्रांस में लेजिस्लेचर कौन बना? फ्रांस में लॉ मेकिंग बॉडी बनी आपकी नेशनल असेंबली, जिसने सबसे पहले ये डिसाइड किया था कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, नेशनल असेंबली अभी तक इसमें एक ही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कॉन्स्टिट्यूशन गेव लॉ मेकिंग पावर टू नेशनल असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड। लेकिन ये नेशनल असेंबली, जैसे आज आप बात करें अगर इंडिया में, तो आपके पास जो पार्लियामेंट है जिसके हिस्से हैं लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये डेमोक्रेसी की लेजिस्लेचर है। यहाँ पर जो लेजिस्लेचर बनी, नेशनल असेंबली बनी, जिसको लॉ बनाने थे, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगी। मतलब उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे तो, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स भी डायरेक्ट वोट के थ्रू नहीं। कैसे, देखते हैं। सिटीजन्स जो यहाँ पर होंगे फ्रांस के, ये वोट करेंगे इलेक्टर्स के लिए, और जो लोग इलेक्टर्स बनेंगे वो चूज़ करेंगे असेंबली। मतलब क्या है? जैसे मान लो कि 100 सिटीजन्स हैं, ठीक है, चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, छोटा नंबर से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि 100 सिटीज़न है फ्रांस में। अब ये 100 सिटीज़न लोग वोट करेंगे किन्हीं 10 इलेक्टर्स के लिए कि हाँ, हमने इन 10 लोगों को वोट दिया। अब ये 10 लोग मिलके वोट देंगे ऐसे लोगों को जिनसे बनेगी नेशनल असेंबली। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इन 100 लोगों में से एक व्यक्ति हूँ, तो मैं डायरेक्ट नेशनल असेंबली में चुने जाने वाले व्यक्ति को वोट नहीं दे रही, मैं वोट दे रही हूँ किसी 10 व्यक्तियों को जो क्या कर रहे हैं, जाकर उन लोगों को चूज़ कर रहे हैं जो नेशनल असेंबली बनाएंगे। ठीक है, मतलब वोटिंग हो रही है लेकिन डायरेक्टली नहीं हो रही। कौन वोट करेगा उनको भी वोटिंग के द्वारा इलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल समझाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो अगर नहीं समझ में आए तो 2-5 मिनट पीछे करके दोबारा से सुनने की कोशिश करें। राइट, फिर भी नहीं बनता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब इनमें से भी वोट कौन करेगा? मैन, सिर्फ और सिर्फ आदमी। हर जगह सबसे पहले वोटिंग राइट्स मैन को दिए गए, और उसमें भी सारे मैन को नहीं दिए गए। तो इवन ऑल मैन वर ऑल्सो नॉट प्रिविलेज्ड, वेमेन को तो छोड़ दो। ठीक है, मैन अबव 25 years of age who pay taxes equal to at least 3 days of labor's wages given the status of active citizen। ठीक है, मतलब कि एक्टिव सिटीजन्स करेंगे वोट, और एक्टिव सिटीजन किसको माना जाएगा? सिर्फ मैन को, वो भी जो 25 साल के या उसके ऊपर है, और वो एक लेबर के जितना। ठीक है, जो एक लेबर के 3 दिन की कमाई के बराबर टैक्स देता होगा, उसको बोला जाएगा एक्टिव सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे शुरू होता है? एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का रूल जो है उसको डिक्लेयर कर रहा है, मतलब सारे लोगों को, पूरे फ्रांस के सिटीज़न को बता रहा है कि अब हम एक चार्टर निकाल रहे हैं, या एक तरीके से एक लिस्ट ऑफ राइट्स निकाल रहे हैं जो हमारे यहाँ के लोगों के पास होंगे। ठीक है, कौन कौन से राइट्स हैं देखते हैं। नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट, है ना, सॉरी, नेचुरल राइट्स, इनको क्या बोला गया है? नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या है? जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेट, कोई भी राजा या कोई भी व्यक्ति, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन किसी को देता नहीं है, ये नेचुरल है। मतलब अगर आप एक ह्यूमन बीइंग है, अगर आप इस नेचर में हैं, तो आपके पास ये राइट्स होने चाहिए। और
इनएलिएनेबल, यानी कि ये राइट्स आपसे कोई भी रिवोक नहीं कर सकता, कोई भी आपसे ये राइट्स छीन नहीं सकता। ठीक है, क्या हो रहा है? कौन कौन से राइट्स के बारे में बताया गया? राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, स्पीच यानी कि आप जो भी थॉट्स आपके मन में आते हैं आप उनको बोल सकते हैं, आप जो भी चाहें आप बोल सकते हैं। ओपिनियन यानी कि आपके विचार बन सकते हैं और उनको भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। इतना समझ लें हम अभी कि लॉ की नज़र में सारे लोग एक बराबर हैं। ठीक है, चाहे वो मोनार्क हो, चाहे वो नोबेल हो, क्लर्जी हो, या एक थर्ड एस्टेट का छोटा सा पीजेंट हो, सारे लोग, लॉ अगर है कंट्री में एग्जिस्टिंग तो लॉ के सामने सारे लोग बराबर ही होंगे। दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ इन सिंपल टर्म्स। belong to each human by birth could not be taken away, state shall protect these rights। ठीक है, मतलब कि सारे ह्यूमन बींग्स, अगर आप एक ह्यूमन की तरह आपका बर्थ हो गया है तो अब ये राइट्स आपके पास रहेंगे, आपसे कोई भी नहीं ले सकता। इवन स्टेट को बोला गया है कि आपको इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, आपकी जिम्मेदारी है कि ये राइट्स सारे लोगों के पास होने चाहिए और कोई भी दूसरा व्यक्ति या गवर्नमेंट या मोनार्क या कोई भी पर्सन हर व्यक्ति से ये राइट लेने की कोशिश ना करे। ठीक है, तो स्टेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इन राइट्स को। ठीक है, अब इतने सारे राइट्स, नॉट इतने सारे, ये जो राइट्स लोगों के पास आए, कॉन्स्टिट्यूशन बना, मोनार्क की पावर लिमिटेड हुई, तो इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ और ही था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप हो गया कि अब फ्रांस में मोनार्की जो थी वो फाइनली अबॉलिश हो जाती है, मतलब कि अब राजा को वहाँ से, लुई 16 को वहाँ से हटाया जाएगा। ठीक है, एंड इट विल बिकम अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? अगर आपने प्रीएम्बल वाली सीरीज़ देखी है तो आपको उसमें पता चलेगा कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब है कि कंट्री का जो हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट, वो भी इलेक्टेड होता है, उसके लिए भी इलेक्शन होता है और लोग उसको चुनते हैं। ठीक है, वो हेरिडिटरी से नहीं बनता, किसी भी एक फैमिली से नहीं बनता, राजा या रानी नहीं होता। यही फ़र्क है मोनार्की और रिपब्लिक में। ठीक है, तो फ्रांस में मोनार्की किस तरीके से अबॉलिश हुई और कैसे वहाँ का जो हेड था उसको लोगों ने इलेक्ट करना चालू कर दिया, उसको अपनी मर्जी से चुनना चालू कर दिया, ये देखते हैं। लुई 16 जो थे उन्होंने क्या किया? लुई 16 जो थे, ही साइंड अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन लेके आई, लुई 16 को उस पर साइन करना पड़ा। ठीक है, उन्होंने साइन तो कर दिया, लेकिन स्टिल ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद प्रशिया। प्रशिया इज अनदर कंट्री ऑफ यूरोप। ठीक है, फ्रांस के पास की एक कंट्री है जिसका नाम है प्रशिया। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, ये रशिया नहीं है। रशिया इज़ अ डिफरेंट कंट्री एंड प्रशिया इज़ अ डिफरेंट कंट्री। ठीक है, तो जो लुई 16 होते हैं फ्रांस के राजा, ये साइन तो कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सीक्रेटली एक नेगोशिएशन यानी कि एक तरीके से एक ट्रीटी, एक पैक्ट को साइन करते हैं किसके साथ? प्रशिया के साथ। ठीक है, जिसके कारण दूसरी कंट्रीज़ भी वरीड होती हैं। ठीक है, वरीड की होती है, मतलब बेसिकली ये धोखा देने की कोशिश करते हैं अपनी कंट्री के लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसके कारण जो सोसाइटी है उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचता है और साथ में आसपास वाली कंट्रीज़ जो होती हैं उनको भी एक डर होता है। प्रशिया जैसी जो कंट्री और भी होती है उनको डर क्या होता है? उनको ये डर होता है कि फ्रांस में अगर पूरी तरीके से डेमोक्रेसी जैसा कोई सिस्टम आ जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा प्रिवेल करने लग जाता है तो हमारी कंट्री के लोग जो हैं वो भी हमसे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड करेंगे, हम डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो प्रोटेस्ट करेंगे। और जिस तरीके की हरकतें फ्रांस में हुई हैं, है ना, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को जलाना, होर्डेड ग्रेन्स को चोरी कर लेना, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ भी होगी, लोग बगावत करेंगे। तो बेटर है कि फ्रांस में जो चीज़ें हो रही थी, जो लोग प्रोटेस्ट करने चाह रहे थे, उनको भी वहीं पर दबा दिया जाए। इस कारण से ये अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए कंट्रीज़ भी जो हैं लुई 16 के साथ नेगोशिएशंस में आती हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1972। नेशनल असेंबली ने कब वोटिंग करी? 1972। डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। लेकिन इन लोगों को समझ में आता है और ये क्या करते हैं, प्रशिया और ऑस्ट्रिया दो कंट्रीज के अगेंस्ट वॉर चालू कर देते हैं। और कौन नेगोशिएशंस में था उनके साथ? लुई 16। ठीक है, तो लुई 16 कुछ कर नहीं पाते और वॉलंटियर्स जो होते हैं, मतलब थर्ड एस्टेट के लोग और बहुत सारे जिनको लगता है कि हाँ हमारी कंट्री के लिए हम सही तरीके से लड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि प्रशिया और ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री अगर लुई 16 को सपोर्ट करेंगी तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी।
वॉलंटियर्स ज्वाइन करते हैं आर्मी, और क्या होता है, वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर दी वर्ल्ड, है ना, मुझसे बोलते बनता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभी। तो यूरोप में जब क्या होता है, लोग खुद से वॉलंटियर करके क्या करने लग जाते हैं, किंग्स के अगेंस्ट, मोनार्कीज़ के अगेंस्ट लड़ने लग जाते हैं। तो ये सिर्फ फ्रांस तक नहीं रह जाता, ये वॉर जब प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा जाता है तो पूरे यूरोप में फैलने लगता है, क्योंकि अगेन हमने देखा था कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट तो है लेकिन उसमें कंट्रीज़ बहुत पास पास है, थोड़ा सा एरिया कंजस्टेड वहाँ पर हो जाता है, तो कोई भी चीज़ फैलने में यूरोप में समय नहीं लगता है। ठीक है, तो जैसे ही ये वॉर शुरू होता है पूरे यूरोप में एक लहर दौड़ती है, मोदी लहर नहीं, कौन सी लहर, लोग ये समझने लग जाते हैं कि अब ये जो वॉर है ये सिर्फ कुछ कंट्रीज़ के बीच में नहीं है, ये वॉर ऑफ पीपल है अगेंस्ट मोनार्कीज़ एंड एरिस्टोक्रेसीज। ठीक है, मोनार्की मतलब जहाँ पर एक राजा या रानी अकेले सारी पावर्स को अपने हाथ में रख के कंट्री चलाता है, और एरिस्टोक्रेसी का मतलब है कुछ अमीर लोग या कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो मिलकर पूरी कंट्रीज़ को चला रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे देखा जाता है, वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर दी यूरोप। ठीक है, और यहीं पर क्या होता है, मार्सेलीज जो होता है ये नेशनल एंथम बन जाता है फ्रांस का, है ना। पहले लोग इसको लोगों को मोटिवेट करने के लिए गाना चालू करते हैं, ठीक है, पोएम जैसे कंपोज किया जाता है, फिर उसके बाद जब इसका यूज़ बढ़ने लग जाता है, लोग बहुत ज़्यादा इससे मोटिवेट होने लगते हैं, उनमें नेशनलिज्म आने लग जाता है, तो इसको नेशनल एंथम डिक्लेयर कर दिया जाता है, किसका, फ्रांस का। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है अगर इसको आप अपने आंसर्स में लिखते हैं, है ना, तो ये आपको एक एनालिटिकल एज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मतलब सिर्फ उसे अगर आप ऐसी लाइन्स अपने आंसर्स में यूज़ करते हो ना अपने वर्ड्स में, तो ये शो करता है एग्जामिनर को, टीचर को, कि बच्चा जो है वो सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें पढ़ के नहीं आ गया कि हाँ इस समय ये चीज़ें हुई, उसको समझ में भी आया कि इतने सारे सिनेरियोज़ को जब हमने सम अप करके देखा तो वॉर कुछ कंट्रीज़ के बीच में नहीं था, वो लोगों का वॉर था अगेंस्ट दी एरिस्टोक्रेसीज, क्योंकि एक कंट्री के लोग अगर किंग के मोनार्क के अगेंस्ट वॉर करते हैं तो ये बाकी कंट्री के कॉमन पीपल को जो डिसएडवांटेज्ड हैं या जो सफ़र कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उनको भी मोटिवेट करेगा कि अब हम भी अपनी कंट्री के अगेंस्ट ये काम कर सकते हैं, अगर ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। गेटिंग? रेवोल्यूशनरी वॉर्स लेड टू लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी। अब इतने सारे रेवोल्यूशनरी वॉर्स होने लग गए, बहुत ज़्यादा खर्चा आने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, काफ़ी लॉसेज हुए, लोगों की जान का भी लॉस हुआ और सामान का भी लॉस हुआ। ठीक है, तो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ भी आने लगी। मैन जो थे, क्योंकि वो वॉलंटियर्स थे, है ना, क्योंकि उनके हाथ में वैसे ही ज़्यादा चीज़ें नहीं बच रही थी, तो उनको ये समझ में आया कि कुछ नहीं तो हम रेवोल्यूशन तो जाके करते हैं। बट अगर मैन जा रहा है रेवोल्यूशन में तो घर में जो वेमेन हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो अपनी फैमिली को संभालें, अपने बच्चों को फीड करें और सारी चीज़ों की देखभाल करें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स टू रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ओनली। ठीक है, अगेन एक बुरी खबर है हमारे लिए कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो नेशनल असेंबली ने खुद ने बनाया, उसने भी सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए। ठीक है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स का मतलब क्या होता है, जैसे राइट टू वोट होता है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन होता है, एक्टिव सिटीजन नहीं बनाया सारे लोगों को, कुछ ही लोगों को एक्टिव सिटीजन बनाया। ठीक है, और किसको, रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मतलब अगेन जो लोग खुद अपनी एक नेशनल असेंबली बना रहे हैं उन्होंने भी सारे लोगों को बराबरी से नहीं देखा, तो इक्वालिटी अभी भी यहाँ पर नहीं है। पीपल वॉन्टेड टू टेक दिस रेवोल्यूशन फर्दर, क्यों, यही एक कारण था कि नेशनल असेंबली जब खुद भी राइट्स दे रही है तो सारे लोगों को नहीं दे रही, सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दे रही है। तो अब उनको समझ में आया कि नहीं, अभी हम जीते नहीं हैं, अभी हमको सिर्फ मोनार्की को नहीं हराना है, हमें इक्वालिटी लानी है। ठीक है, हमें इस रेवोल्यूशन को और आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम सबको पॉलिटिकल राइट्स मिल सकें। तब यहाँ पर शुरू हो जाएंगे पॉलिटिकल क्लब्स। क्यों, क्योंकि नेशनल असेंबली से जिस प्रकार का बिहेवियर एक्सपेक्टेड था उस प्रकार का बिहेवियर नहीं मिला, तो अगेन अब लोगों ने क्या किया है, और पॉलिटिकल क्लब्स या दूसरे पॉलिटिकल एक्टिविज़म की तरफ जाएंगे, जहाँ पर उनको ये समझ में आएगा कि हाँ हमें भी पॉलिटिकल राइट्स चाहिए और हम उसकी डिमांड कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए लोगों ने बनाने चालू कर दिए पॉलिटिकल क्लब्स। बिकेम इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पॉलिटिकल ओपिनियंस बन रहे थे,
ठीक है, कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, नेशनल असेंबली को कैसे लॉज बनाने चाहिए, क्या चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए, कौन से राइट्स देने चाहिए, कौन से नहीं देने चाहिए और किसको देने चाहिए। इतने सारे पॉलिटिकल ओपिनियंस जो थे लोगों के, उसको शेयर करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए लोगों की एक कॉमन प्लेस बनने लग गई, जिनको बोला गया पॉलिटिकल क्लब्स। और कोई एक पॉलिटिकल क्लब नहीं था, ढेरों पॉलिटिकल क्लब खुल गए। इवन विमेन ऑल्सो स्टार्टेड देयर ओन न्यूज़पेपर्स एंड पॉलिटिकल क्लब्स। क्यों? क्योंकि अब विमेन को भी समझ में आ रहा था कि एक तो आपने सिर्फ मेन को दिए, वो भी कुछ कम, तो मतलब अगर विमेन के पास वोटिंग राइट्स और इक्वल पॉलिटिकल राइट्स आने का हम वेट करेंगे तो काफ़ी लंबा समय चले जाएगा। ठीक है, तो अब हमें खुद ही पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा, राइट। पॉलिसीज एंड प्लान्स, देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। इवन ये पॉलिटिकल क्लब्स इसलिए भी थे ताकि वो अपना फर्दर प्लान क्या है इसको डिस्कस कर सकें और अपने एक्शंस को डिसाइड कर सकें। ठीक है, ऐसा ही एक आपका सेक्शन, ऐसा ही एक आपका क्लब बनेगा जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। ठीक है, जैकोबिन क्लब की कहानी और इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस लेक्चर को यहीं रोकेंगे, काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है और एक प्रिसाइज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन हम हर एक लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ना हो, राइट। आपको इस लेक्चर में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लगती है तो आप इसको भी आधा आधा करके देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाकी जैकोबिन क्लब से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। तो आई होप इतना आपको समझ में आया हो। मेन मुद्दे की बात यह है कि हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ने, क्योंकि अब 9th ऑनवर्ड्स जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप सिर्फ फैक्चुअल चीज़ों पे ध्यान देंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स क्योंकि वो हमारी कंट्री से रिलेटेड नहीं है, हमने उस हिस्ट्री को बचपन से नहीं देखा है। यहाँ तो फिर भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इंडिया में कि हाँ ब्रिटिशर्स ने रूल किया, फिर हमें आज़ादी मिली और फिर लोगों के नाम हमें थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। अगर आप इसको सिर्फ फैक्ट से रिलेट करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बेटर है थोड़ा सा दिमाग खोल के चलो, चारों तरफ से सोचने की कोशिश करो कि चीज़ें अगर ऐसे हुई तो क्यों हुई, है ना। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊँ ताकि आपको ये समझ में आए कि एनालाइज करते कैसे, क्योंकि हर चीज़ का एनालिसिस मैं आपको करके नहीं दे सकती। फाइन, हाँ, रीड करना मत भूलना, ये देख लो, उसके बाद जाके एनसीईआरटी से जितना आज पढ़ाया है उसको प्लीज़ रीड कर लेना, खुद से आंसर्स बनाने की कोशिश करो, खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करो। ठीक है, स्किल सीखो लिखने की और पढ़ने की और समझने की। ठीक है, आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। ठीक है, या लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।